हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को स्वागत करते हैं इस ट्यूटोरियल में। आज चलते हैं, देखते हैं कि जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज आप लोग के लिए ये जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो आपको क्वेश्चन है इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जी हाँ, पंचतंत्र के लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, ये चार में से आपको अगर आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, ये चार ऑप्शन है। पहला है विष्णु शर्मा, दूसरा है अमित कुमार, तीसरा अभिनव त्यागी और डी में है वाल्मीकि। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन में से एक सही आंसर चुनना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ए आपका चार ऑप्शन है, तो यह आपका चौथा ऑप्शन जो आपका है, देखिए इनमें से कोई नहीं है। और तीसरा जो है सिस्मोग्राफी है, और बी में है माइकोलॉजी और ए में है साइकोलॉजी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि इसका जो सही आंसर होता है वह सिस्मोलॉजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के परिमाण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, भूकंप के जो परिमाण होता है, तीव्रता होती है, उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये आपका पास है चार ऑप्शन। जो आपका पहला पीएच स्केल द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, अमीटर द्वारा या ओम मीटर के द्वारा। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा कि कौन सही आंसर है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को शायद पता होगा, यानी कि इसका आंसर सही है। रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप के परिणाम या भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है जीएस का। एक क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। याद रखिएगा, किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं बादल। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है निम्न घनत्व के कारण, दूसरा है उच्च घनत्व के कारण, या हल्के होने के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निम्न घनत्व के लिए। ये निम्न घनत्व रहता है, इसलिए बादल जो है ये तैरते रहते हैं वायुमंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया था। जी हाँ, याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र होता है आप लोग जानते होंगे। गायत्री मंत्र किसे कहते हैं, जो आप लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये आपका गायत्री मंत्र होते हैं। तो यह किस वेद से लिया गया या कहां से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद से आपको गायत्री मंत्र को लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। जी हाँ, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो वह आपके पास चार ऑप्शन है। सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, विक्टोरिया झील या वोल्गा झील। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये चार ऑप्शन के आपको सही चूज करना होगा कि इसमें सही आंसर क्या है। तो इसका जो चलिए सही आंसर जो है यह कैस्पियन झील जो है आपका सबसे बड़ी झील है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पृथ्वी के वातावरण में कितने प्रतिशत, जी हाँ, पृथ्वी के वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 78% पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ, बताइए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला केसिन, कैरोटीन, मायोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो ए आपके पास 4 ऑप्शन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वह है केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा तथा ग्रेफाइट, जी हाँ, हीरा तथा ग्रेफाइट है, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट है, क्या है? एक कार्बन समस्थानिक है, कार्बन अपरूप है, या कार्बन के समयावी है, या कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है जी। ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना होगा कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपरूप हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के नजरिए से। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मानव शरीर की जीवन रेखा होती है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है विटामिन, सी में है प्रोटीन और डी में है वसा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर की जीवन रेखा मानी जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में न रहे तो आपका क्या है कि चल फिर नहीं सकते हैं, एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के वायरस का संक्रमण होता है। तो यह श्वसन नलिका द्वारा होता है, मुख गुहा द्वारा होता है, या रक्त द्वारा होता है, या तो शारीरिक संपर्क के द्वारा होता है। तो ये जो आपका चेचक बीमारी है इसका जो संक्रमण होता है यह होता है शारीरिक स्पर्श के द्वारा, मतलब कि शारीरिक संपर्क में आ जाएगा तो आपका इसका बीमारी फैल सकता है या तो इसका बढ़ावा हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जी हाँ, याद रखिएगा कौन सा ग्रह है वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी आपका ग्रह है ये कैसा है, तो यह नीला है। पृथ्वी क्या है? तो नीला है। तो यहाँ हरा प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह पूछ रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह। आपका 2 बार बृहस्पति दिया गया है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन भी बचा हुआ है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, वारुण ग्रह जो आपका है। तो इनमें से कौन सा होगा जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह ग्रह होगा वरुण। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कोई ग्रह ऐसा होता है कि नहीं कि वह स्वयं का उसका लाइट हो, यह रिफ्लेक्ट करता है, ग्रह लाइट उत्पन्न करता नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उत्सर्जित करता है, कहने का मतलब यह है कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो ग्रह है वह कैसा प्रतीत होता है, यानी कि हरा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। अभी पिछले ही जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि खीरा का सबसे बड़ा देश उत्पादक कौन है। तो यहाँ पर आपका कहा है कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है जी, जापान, यूएसए, फ्रांस या इटली। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आंसर इसका बताता हूं कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इटली। याद रखिएगा इटली आपका सही आंसर होगा। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इटली है। आप लोग भी इटली से सेब मंगा करके खाइएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि डूबते सूरज का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है। ये लीजिए सबसे आसान क्वेश्चन है जी कि डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
डूबते हुए सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। ए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ देखिए, आपका पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और 4 में है टाइटेनियम। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा, भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आर्य जो समाज होते हैं, तो आर्य लोग थे, वह मूल उनका कहाँ निवास था। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, मध्य एशिया, यूरेशिया या अमेरिका या तो चीन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मध्य एशिया से बिलोंग करते थे आर्य समाज के लोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है या अंग है। याद रखिएगा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, याद रखिएगा जी। तो ये पहला ऑप्शन है आपका कि हृदय, गुर्दा या प्लीहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्लीहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न का आंसर आप लोग पढ़ करके दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब चलिए बुआ कि ये क्वेश्चन है कि मानव अधिकार, जी हाँ, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि 20 अक्टूबर को, 4 जुलाई को, 10 दिसंबर को या 8 अगस्त को। याद रखिएगा जी कि इसका जो सही आंसर होगा यह क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, इसका सही आंसर 10 दिसंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार है, फिजिक्स का क्वेश्चन है जी कि आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। ये लो, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है जी कि प्रकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, पहला माउंटबेटन, दूसरा है हेरोल्ड, होमर, नेहरू या क्रिप्स मिशन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है जी। तो ये आपका सही इसका आंसर होगा हेरोल्ड होमर के मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है कुतुब शाह, तीसरा है आराम शाह और चौथा है इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। जी हाँ, घाव जो हो जाता है उसको भरने में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है या सबसे ज्यादा सहायक होता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको आपको चूज करना है और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए, नहीं जानते हैं तो मैं बतला देता हूं कि इसका जो घाव भरने में विटामिन का जो सहयोग होता है सबसे ज्यादा वह होता है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण आपका घाव जल्दी भर जाते हैं और जो खून जमता है वो विटामिन के कारण आपका खून का थक्का जमता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये लो, आ गया क्वेश्चन वही वाला। अगला प्रश्न है कि
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है थक्का जमने में? किसका? तो खून का। खून का जो कट जाता है तो उसको जम जाने के कारण यानी कि लगातार प्रवाह होते रहता है खून, उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जो विटामिन सहायक होता है वह कौन सा विटामिन है? तो याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। इसका जो सही आंसर होगा विटामिन के। ए आपका सबसे ज्यादा रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है यानी कि सहायक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? 1757 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तात्या टोपे, खान बहादुर खान, ये खान शाह जफर। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, आपके पास 4 ऑप्शन थे जी, तो ये आपको अपना आंसर बताना है, नहीं तो मैं बता सकता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली का नेतृत्व किए थे आपको 1757 की क्रांति में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जी हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, पहला आपके पास ऑप्शन है कि पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है सेंट्रल बैंक। तो ये आप जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ये आपका का है तो भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोलते हैं। आरबीआई आपका का है तो केंद्रीय बैंक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? जी हाँ, नीति आयोग का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? इसका जो 4 ऑप्शन है जी, याद रखिएगा, इसका 4 ऑप्शन है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है योजना मंत्री और चौथा है सचिव मंत्री या मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये नीति आयोग का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा जी, ये योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1951 में, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1950। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो इसको चलिए हम बताते हैं कि सबसे इसका जो सही आंसर होगा, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? याद रखिएगा जी, प्रधानमंत्री अगर कोई पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो उनका जो कम से कम जो एज होना चाहिए, कितना साल का होना चाहिए, कितना वर्ष का होना चाहिए? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 25 वर्ष। कम से कम प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर 25 वर्ष का आयु नहीं है तो आप अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन या तो
हाइड्रोजन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कौन इसमें सबसे ज्यादा, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं उस क्वेश्चन का। अब चलते हैं, वह क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। केसर का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह किस राज्य है, कौन सा राज्य है कि सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा केसर का जो उत्पादन होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं जी, कि पहला जो क्वेश्चन था कि केसर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह जम्मू कश्मीर में था। अब देखते हैं कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में है। याद रखिएगा, वैष्णो देवी का जो मंदिर है किस राज्य में है, तो वह जो आपका राज्य है जम्मू कश्मीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए आपके पास 4 ऑप्शन है जी, कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र नदी। कौन ये 4 ऑप्शन में से सही होगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं बतलाता हूं कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर खाली पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो वह होगा नील नदी। याद रखिएगा, नील नदी सबसे लंबी नदी है पूरे वर्ल्ड की, यानी कि पूरे विश्व की। अब चलते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 11 जुलाई, दूसरा है 4 अक्टूबर, तीसरा है 31 मई और चौथा है 10 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको बतलाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 10 दिसंबर को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहां स्थापित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये आपका 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जी। इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या मुंबई। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दिल्ली। दिल्ली में जो सबसे पहले 15 सितंबर 1959 ईस्वी को यह स्थापित किया गया था दूरदर्शन केंद्र। अब है क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, क्या आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है। जी हाँ, आनुवांशिकता का जो जन्मदाता है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जो रेखा है या कौन सी खाड़ी है जो भारत को श्रीलंका से अलग कर देता है। तो इसका जो आपके पास 4 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी या पामीर की ग्रंथि या तो मन्नार की खाड़ी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका अलग हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। याद रखिएगा, कौन सा 2 देश के सीमा रेखा के अंदर आता है डुरंड लाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। और अफगानिस्तान जो है यह डुरंड लाइन के बीच, जो आप अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन स्थित है। इसके कारण ही आपको 2 देश अलग अलग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो जो भारत में इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निकोबार द्वीप समूह के
बीच में या निकोबार द्वीप समूह में। तो ये अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा, जी हाँ, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो याद रखिएगा, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या चीन पाकिस्तान। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच स्थित है, और जो रेड क्लिफ है वह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है, और जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है उसे कहते हैं, यानी कि जो वह स्थल का भाग हो जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, मालदीप, प्रायद्वीप, द्वीप या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मालदीप। ये 3 तरफ से जो जल से घिरा होता है उसे मालदीप कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है वह है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पारसन या लाहिनचिन या पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी, ये इंदिरा पॉइंट का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? याद रखिएगा, इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत में किस भाषा में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू में, ग्रीक में या फारसी या तो अरबी भाषा में। ए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ग्रीक शब्द में इंडिया का सबसे पहले प्रयोग किया गया था भारत के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका वजन कितना होता है। यहाँ देखिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, CPU, LAU, मॉनिटर या कीबोर्ड को। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसका आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा CPU। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है देश का? नेशन का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट आपका सबसे पहले नागरिक होते हैं भारत का। अभी बतलाइएगा कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है अभी का, प्रेजेंट का भारत का राष्ट्रपति कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है उसको देखते हैं। 46 का जो क्वेश्चन नंबर है, यह नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? फिर से क्वेश्चन वही है जी, सिम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है कि अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा? तो ये आपका क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में एक ही प्रधानमंत्री होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है जी। तो पहला है रचित ओझा, दूसरा है मनोज पांडे, और ऑप्शन नंबर सी में JP नड्डा, और डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा JP नड्डा।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ए आपके पास 4 ऑप्शन है जी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है अमित शाह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत का प्रथम गृह मंत्री होंगे तो वह होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष सभापति कौन होते हैं, या तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 में है राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।